हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और आज जैसे आप लोग इस जो आपका ये लेक्चर है फिजिक्स का। और आप लोग जानते हैं इसमें हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें मैंने आपको क्या क्या करवा दिया था, मैं उसका एक क्विक रिवीजन आप लोगों को दे देती हूँ ताकि आप आज का ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ और चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ, नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, आपका हमने पढ़ा था एटम होता है जो बेसिक यूनिट होता है। एटम के अंदर आपके इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके लिए आपकी तीन थ्योरी, बहुत सी थ्योरीज आई हैं जिसमें हमने मेनली तीन थ्योरीज को पढ़ा था। वो तीन थ्योरीज कौन कौन सी थी आपकी? जे थॉमसन, रदरफोर्ड और उसके बाद थर्ड थे आपका बोहर्स मॉडल। मैंने आपको बताया था ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल था और सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला मॉडल है और आज भी इसी को यूज़ हो रहा है। इसको यूज़ करके, इसी मॉडल का यूज़ करके आपने बोहर्स मॉडल का यूज़ करके, बोहर्स ने क्या दिए थे, बोहर्स ने अपने मॉडल में तीन पोस्टुलेट्स दिए थे। पहला पोस्टुलेट उसका क्या था कि जो आपका सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। सेंटर के अराउंड आपका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करता, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करता आपकी। एंड सिंपल सा सिर्फ ये रोटेट करता है विदाउट रिलीजिंग द एनर्जी। फिर सेकंड पोस्टुलेट आपका क्या बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपके सेंटर के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। किसमें घूमता है? फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। फिर थर्ड पोस्टुलेट आया था। थर्ड पोस्टुलेट आपका क्या बताया था कि जब भी वो आपका इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर शिफ्ट करता है तब वो एनर्जी रिलीज करता है और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या था? ई अपर माइनस ई लोअर। ठीक है, आपका ट्रांजिशन होगा जब भी, तब आपका एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, अब आपके इन तीनों की हेल्प से तीन फॉर्मूले मिले थे। पहले वाले में क्या मिला था? V इक्वल्स टू अंडर रूट के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम आर। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट। फिर सेकंड वाले में आपका एक और आया था, इसमें क्या मिला था आपको? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई, इसे हम बोल सकते हैं सेकंड। ठीक है, थर्ड में आपको क्या मिला था? एक तो एनर्जी इक्वल्स टू E2 माइनस E1, एनर्जी इक्वल्स टू Hc बाय लैम्डा या फिर H न्यू, और इन दोनों को कंबाइन करके एक थर्ड मिला था आपको, एनर्जी इक्वल्स टू H म्यू इक्वल्स टू Hc बाय लैम्डा इक्वल्स टू E अपर माइनस E लोअर। इसको आप बोल सकते हैं थर्ड। ठीक है, अब इन तीन, मैंने आपको बताया था ये तो तीन हमारे फॉर्मूले की यूज से तीन हमें बेसिक फॉर्मूलाज मिल गए। अब इनकी हेल्प से बाकी फॉर्मूलाज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा नहीं मिटाना चाह रही वरना तो मैं सीधा आपको वो मिटाना ही पड़ेगा शायद। अच्छा देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से अपनी नोटबुक में। 1 2 पहले वाले को डाल के लिखिए 1, सेकंड वाले फॉर्मूले पे लिखिए 2 और थर्ड वाले पे लिखिए 3। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको ठीक है, मैं होप कर रही हूँ कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको वो तीन फॉर्मूलाज आपने नोट कर रखे हैं, अब उनकी हेल्प से हमारी जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। वो क्या है आपकी प्रॉपर्टी, किस चीज़ की है? सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए, आपका क्वेश्चन जब भी आएगा ना वो हाइड्रोजन एटम के लिए आएगा। हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, उसका रेडियस, उसकी एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, कुछ भी आएगा वो हमेशा हाइड्रोजन एटम के लिए आएगा।
और अभी जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी बोहर्स मॉडल के जो पोस्टुलेट है उन्हीं पे ही बेस्ड होंगी, और वो किसकी होंगी, हमारी हाइड्रोजन एटम की होंगी। ठीक है, क्योंकि सबसे बेसिक हमारा हाइड्रोजन होता है, तो हम सिर्फ इसे ही पढ़ लेते हैं और आपके लेवल के लिए यही सफिशिएंट है, आपको बाकी सब में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो ये है हमारी, मैं हेडिंग डाल देती हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन बोहर्स पोस्टुलेट्स। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बेसिक चीज़ रेडियस की, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट, इसका क्या मतलब हुआ, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि ये आपका सपोज सेंटर है, ये आपके इसके पास ऑर्बिट्स घूम रहे हैं बहुत सारे, ये सेंटर हमारा गलत बन गया, ये सेंटर है आपका, ये हो गया सेंटर आपका। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, या यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, या अगर हम और ऑर्बिट बनाते हैं तो उसका वहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, तो ये क्या कहलाती है, आपकी रेडियस। आपको पता है सर्कल की रेडियस हो गई। तो आपका सपोज अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम nth ऑर्बिट की जगह क्या यूज़ करेंगे, 1। अगर हम सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ की यूज़ करेंगे सेकंड ऑर्बिट। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप यूज़ करेंगे अपनी इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को, इक्वेशन एंड 1 एंड 2 किया जो मैंने यहाँ साइड में लिखे थे ना आपके, जो बोहर्स पोस्टुलेट था, तो जो आपका फर्स्ट पोस्टुलेट से फॉर्मूला आया था और जो सेकंड पोस्टुलेट से फॉर्मूला आए थे, कौन कौन से आए थे, देखिए मैं लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पे, kz² अपॉन में mr, एक तो ये आया था, और दूसरा कौन सा आया था, mvr इक्वल्स टू NH/2π। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को, तो देखिए इससे आप सॉल्व करके ये लिख सकते हैं v इक्वल्स टू NH अपॉन में 2π, और ये वाला जो m है और ये वाला r है इसे यहाँ लिख सकते हैं m और r। अब देखिए ये भी वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया आपका, बन गया, और ये भी आपका एक वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब अगर आप इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज़ करें, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से मिला था आपको, पोस्टुलेट 1 से मिला था, और ये वाला कहाँ से मिला था, बोहर्स पोस्टुलेट 2 से मिला था आपको। इससे हमने ये वाला बनाया वेलोसिटी की फॉर्म में। अब अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो आप ये लिख सकते हैं √ZE² के mr इक्वल्स टू NH अपॉन में 2πmr। अब मैं ज्यूम कर रही हूँ कि आप इस छोटे से इक्वेशन को अपना आप सॉल्व कर पाएंगे। रफ आइडिया के लिए बता देती हूँ, इधर स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर सारे टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर उधर शिफ्ट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो लास्ट में आपके nth टर्म के लिए जो रेडियस आएगी, ये जो आपका रेडियस के लिए r था ना, ये r हर जगह रेडियस के लिए है, तो ये क्या आएगी आपकी n² h² अपॉन में, मैंने बताया था सारे टर्म्स का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर भी स्क्वायर, ये kZE², ये जो इधर थे ये इधर से हटके इधर आ जाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर रूट में था, तो इनका स्क्वायर रूट हट जाने का मतलब ये है कि इसका स्क्वायर हो गया, एंड साथ में ये m। अब ये सिर्फ m क्यों रह गया, क्योंकि इधर भी m था, जब स्क्वायर हुआ होगा इसका और ये इसका जब स्क्वायर हुआ तो वो आपस में कैंसिल हो गए होंगे, तो आपका ये बच गया इतना। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट आपका बन गया फॉर्मूला रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालने के लिए। वैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत मुश्किल आएगा, नहीं सॉरी बहुत मुश्किल नहीं आएगा, क्वेश्चन तो इस पे आएगा, लेकिन आपका जो रहता है वो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट इतने में रहता है। अब आप ये देखिए अगर आपको ये निकालना पड़ जाए तो आपको ये कैलकुलेट करना कितना मुश्किल है ना, मुश्किल, आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी फिर सॉल्व करेंगे। तो अब आप इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए इतने बड़े, अब आपको याद तो रखना ही है, ड्राइव करके आप इतना याद करिए, क्योंकि आप अब हर एक फॉर्मूला तो ड्राइव करने बैठेंगे नहीं।
इसके क्या करते हैं हम, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था एच क्या है, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻⁻³ होती है। एंड के मैंने आपको बताया था कूलम्स लॉ की है, कूलम्स लॉ का कांस्टेंट है। तो इन सब वैल्यूज को पुट करने के बाद, पाई की वैल्यू और सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद आपका जो रेडियस बनता है वो बनता है 0.529 इंटू n² अपॉन में z, आर्मस्ट्रॉन्ग। इसकी रेडियस जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये बताऊंगी क्या। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, Rn इक्वल्स टू दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। मैं इसको एक बार मिटा के आपको लिख देती हूँ दोबारा से। आपका जो बाद में फाइनल फॉर्मूला आया Rn का, वो कितना आया आपका 0.529 इंटू n² अपॉन में z, आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है, जैसे अभी तक आपने सेंटीमीटर पढ़ा था, मीटर पढ़ा था, किलोमीटर पढ़ा था, ऐसे ही एक यूनिट होती है आर्मस्ट्रॉन्ग, आप लोग को पता होगा। इसका क्या वैल्यू होती है, 10⁻⁻10। ठीक है, ये 1 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे देखते हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है आपकी, आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। जब आप एटॉमिक लेवल पे, सिर्फ रेडियस में ही नहीं, जब आप एटॉमिक लेवल पर चले जाते हैं ना, एटॉमिक लेवल पे, और वहां पर अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो आपके आर्मस्ट्रॉन्ग में ही मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका nth ऑर्बिट में रेडियस का। अब आपका एआई के पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपका आएगा कि अगर आपने हाइड्रोजन एटम लिया, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द, रेडियस भी नहीं लिख के देगा, व्हाट इज द, सॉरी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब सपोज आपको हाइड्रोजन की जगह कुछ और दे देता है या कोई और एटम दे देता है, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन एटम की जब हम बात करते हैं तो इसका आपको पता है Z क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और मास भी इसका 1 होता है। लेकिन Z क्या डिनोट करता है, हमारा एटम का एटॉमिक नंबर। तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करिए तो इसकी जगह आप 1 लिख दोगे सीधा सा, और आपसे कौन सा ऑर्बिट पूछा है, थर्ड ऑर्बिट, तो n की जगह 3 लिख सकते हो। देखो क्या, कैसे हम करेंगे, हमें पता है Rn 0.529 इंटू n² अपॉन z हो गया। क्या हो गया इसका 0.529, कौन सा ऑर्बिट दिया है हमें, nth ऑर्बिट दिया है, इसकी जगह 3 का स्क्वायर अपॉन में z, हमें पता है हाइड्रोजन एटम के लिए 1 ही होता है, तो हमने ये लिख दिया। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, खुद सॉल्व करना है। कैलकुलेटर यूज करके तो 1 सेकंड में निकल जाएगा, खुद सॉल्व करना है। आपकी सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैं करा रही हूँ। मुझे पता है इंजीनियरिंग और बीएससी या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल एग्जाम है तो उसमें कैलकुलेटर अलाउड रहता है, और उसके बाद इतनी खराब आदत हो जाती है कैलकुलेटर यूज करने की कि बिना कैलकुलेटर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए आपको जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इस पेपर की, आप जितनी भी तैयारी करेंगे विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि अगर कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो आपको पता चल गया किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर सपोज मैं हाइड्रोजन एटम की जगह यहाँ पर लिख देती, हाइड्रोजन एटम की जगह लिख देती, हालांकि आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, कभी ऐसा नहीं आता है कभी भी, फिर भी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटम लिख देती, तो आप क्या लिख सकते थे, तो आप क्या करते हैं Z की जगह 8 लिख देते। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। ओके, तो ये आपका रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपको पता चल गया बेस्ड ऑन द बोहर्स मॉडल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट हमारा ड्राइव्ड फॉर्मूला है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिट। अब आप बोलेंगे सर हमने, अब आप बोलेंगे कि हमने मैम ऑर्बिट तो जो है अभी हमने थोड़ी देर पहले वेलोसिटी निकाली थी, जो हमने फर्स्ट पोस्टुलेट था उससे हमने डायरेक्टली निकाल ली थी, जो वेलोसिटी निकाली थी। वो सही बात है, आपने वेलोसिटी निकाली थी, बिल्कुल ठीक निकाली थी। एक सेकेंड जरा, वो वेलोसिटी आपने ठीक निकाली थी,
मगर क्या बात है कि ये वाली जो वेलोसिटी है, वो जो आपने पहले वेलोसिटी निकाली थी, वो आपने निकाली थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीड से घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, कितने पे घूम रहा है, वो डिपेंड था इस इलेक्ट्रॉन पे। अब डिपेंड कर रहा है कि अगर ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का अपना क्या वेलोसिटी ये प्रोवाइड करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रोटेट कराने के लिए। ठीक है, तो वो क्या आएगी आपकी Vn 2π/kZe² अपॉन में NH। ये भी आपके वही दो पोस्टुलेट जो है आपके फर्स्ट टू या फर्स्ट उन दोनों को यूज करके बन जाती है आपकी वेलोसिटी। बस इसमें एक चीज क्या याद रखनी है आपको, इसमें से ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वैसे मैं आपको इसको सॉल्व करके भी बता देती हूँ। आ जाता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z अपॉन में N मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आती है। इसमें याद रखने का पॉइंट है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन पहला मास, दूसरा नंबर ऑफ ऑर्बिट, तीसरा प्लैंक्स कांस्टेंट, चौथा एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिट, सॉरी यहाँ पर डाल दो डज नॉट, क्या मार्क करना है आपको, डज नॉट, नहीं डिपेंड करती है किस पे, आपकी वेलोसिटी ऑफ आपकी ऑर्बिट किस पे डिपेंड नहीं करती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे करती है भैया nth, हमने पढ़ा है nth ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट, प्लैंक्स कांस्टेंट पे करती है, हाँ जी करती है, ये कर रही है। एटॉमिक नंबर ऑफ एटम पे करती है, हाँ जी करती है, ये कर रही है। तो किस पे नहीं करती है, मास पे नहीं करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब आप इलेक्ट्रॉन के निकालते हैं, जो अब क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन का कुछ हमारा मास होता है, तो हमारा जब किसी चीज का मास होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मास पे डिपेंड करती है। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन का निकाला था तो वहां वो मास पे डिपेंड कर रही थी, मगर जब आप सिर्फ ऑर्बिट के निकालेंगे तो वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें कि वो मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। लिख लो एक शॉर्ट नोट में, जहां आपने ये फॉर्मूला लिखा होगा ना, इसके नीचे यहाँ पर एक स्टार मार्क बनाओ फॉर्मूले के नीचे, और इस पे लिख दो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ओके, बस इतना इंपॉर्टेंट था इसमें। अभी रेस करके मैं चलती हूँ थर्ड टॉपिक पे। थर्ड क्या है आपका, एंगुलर वेलोसिटी। ऑफ nth ऑर्बिट, इससे पहले हमने क्या निकाला था, इससे पहले हमने सिर्फ सिंपल वेलोसिटी निकाली थी। अब क्या निकालना है हमें, एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको बताइए एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको ये जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगी ना, मॉडर्न फिजिक्स की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो यही है कि आपके जो स्मॉल स्मॉल फॉर्मूलाज होते हैं ना, जो आपके बड़े बड़े चैप्टर्स में, आपके 8th 9th में जो आपने पढ़े होंगे जनरल फॉर्मूलाज, वो सब रिवाइज हो जाते हैं, सब आ जाते हैं। जब मैंने आपको कल का लेक्चर पढ़ाया था, कल वाला जो, इससे कल नहीं, इससे प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था इसी मॉडर्न फिजिक्स का, उसमें मैंने आपको कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आपके, और बाकी एनर्जी जब आपका लाइट पे बेस करता है, एनर्जी रिलीज करता है, तब कितनी एनर्जी होनी चाहिए, जो छोटे छोटे डिफरेंसेस और जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सब रिवाइज करवा दिए थे। अब आज देखिए, आज हमें एक और नया फॉर्मूला मिला है, कौन सा बताइए, एंगुलर वेलोसिटी का। देखिए, सबसे पहले आप बताइए एंगुलर, हमारी कोई भी चीज एंगुलर कब बनती है। हमें निकालना है सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देती हूँ, आप रट लेना, बहुत इजी काम है। लेकिन रटना आप हमेशा नहीं रट के रख सकते, और जरूरी नहीं है आप जो रट के जाए वही क्वेश्चन है, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन इधर का उधर हुआ तो भी आप उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए आपका एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है। एंगुलर वेलोसिटी से पहले बताइए एंगुलर आप कैसे निकालेंगे कोई भी चीज का एंगुलर। देखिए,
अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये रोटेट कर रहा है, तो ये एक वेलोसिटी से घूम रहा है, मगर जब ये एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो ये कुछ एंगल बनाता है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए ये एक नॉर्मल मान लीजिए कोई जा रही है, इससे इसने ऐसा एंगल बनाया, जब ये यहाँ पर आया तो ये इसके साथ ऐसे एंगल पर हो गया। देखिए देखिए ये आपका ये है, ठीक है, इसके साथ ये एंगल अभी अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ऐसे एंगल बना रहा है, फिर जब आपका यहाँ पर आएगा तो वो एंगल ऐसा हो गया, तो ये आपका एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। तो हर एंगल के साथ जब आपका एंगल चेंज होता है तब वहां पर जब वेलोसिटी भी चेंज होती है, वेलोसिटी आपके जब हर एंगल पर चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी में आपका एंगल इंक्लूड हो जाए। अब ये तो सिर्फ एक आपका वेलोसिटी का एग्जाम्पल हो गया। अब सपोज करिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डिस्प्लेस एंगुलर डिस्टेंस की बात करूँ, अब आपका ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ से चला तो इसने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया, मगर साथ में कुछ एंगुलर फॉर्म में डिस्टेंस कवर किया, तो उसको हम एंगुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। उसको फिर आप कैसे निकालेंगे, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज रटने की बजाय एक छोटी सी ट्रिक मैं बताती हूँ। जब भी आपको कुछ एंगुलर निकालना हो तो आपका नॉर्मल जो चीज होती है उसको डिवाइड कर दो रेडियस से। ये ट्रिक क्या हमेशा से लगती है, ठीक है। जैसे अब हमें अगर एंगुलर डिस्टेंस एंगुलर नहीं निकालते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है आपका एक डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर आ जाता है कि शॉर्टेस्ट रूट वो फॉलो कर रहा है, अदरवाइज तो ये ऐसे 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 कैसे भी घूम के जा सकता था ना। लेकिन अगर वो जब सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है तो उसकी एक डायरेक्शन बन जाती है कि वो ऐसे ही घूम कर जा रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन आ गई, और जब डायरेक्शन आ गई तो वो क्या बन गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट बन गया। ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन आ गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेक आउट दोज वीडियोस। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा। डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया हमारा, क्या आ गया, यहाँ पे आ गई हमारी डायरेक्शन। सिमिलरली एंगुलर स्पीड नहीं होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी डायरेक्शन आ गई, जब डायरेक्शन आ गई तो फिर वो बन गया वेलोसिटी, और वेलोसिटी का ही एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में रेडियस। ओके, अब अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो ये क्या होता है हमारा नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल क्यों लिख रही हूँ मैं, सिंपल वेलोसिटी लिखती हूँ, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। ओके, अब वेलोसिटी हमारी क्या होती है, जब हमारी ऑर्बिट में nth ऑर्बिट की वेलोसिटी में का फॉर्मूला मैंने इससे पहले आपको बताया था ना। अगर आप चाहें तो उस फॉर्मूले को भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ वैल्यूज कट हो जाएंगी, या हमारा जो सीधा सॉल्व करके जो आई थी वो हम रख सकते हैं 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z अपॉन में n आया था, अपॉन रेडियस की भी हमने वैल्यू निकाली थी इससे पहले, जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था फॉर्मूला ड्राइव करके, वो रेडियस का बताया था, उससे भी एक वैल्यू निकली थी। क्या निकली थी, 0.529 इंटू n²/z, ये वैल्यू आई थी। इसको सॉल्व करोगे, जब आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर एक वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी मैं नहीं बताऊंगी, अपना आप सॉल्व करो, क्योंकि जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे आपको चीजें याद नहीं होंगी। मैं सब कुछ आपको प्लेट में रख के दे दूंगी अगर, इसीलिए खुद थोड़ी मेहनत करो, इसको खुद सॉल्व करके देखो, एंड ट्राई नॉट टू यूज द कैलकुलेटर। ओके, अगर नहीं होता है सॉल्व तो फिर कैलकुलेटर यूज कर लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाए आप लोग को। अदरवाइज जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करके उसको इस सर्कल के अंदर रखना है, मल्टीप्लाई बाय z²/n³। एक सेकेंड, और एक चीज इंपॉर्टेंट कि जब आपकी बात एंगुलर की आ जाती है ना, जब सिंपल वेलोसिटी थी तो यूनिट थी मीटर पर सेकेंड, या फिर जब डिस्प्लेसमेंट था सिंपल तो यूनिट थी मीटर, लेकिन जब साथ में लगता है टर्म एंगुलर तो वहां पर आपकी यूनिट क्या आ जाती है, मीटर की जगह, क्योंकि आपका रेडियस भी इन्वॉल्व हो गया तो आ जाती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है,
और अगर आप बात करोगे डिस्टेंस की तो उसकी क्या आ जाएगी, रेडियन। मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में ना आपको 3 यूनिट्स बताई थी स्टार्टिंग में, फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में 2 था आपका, एंगुलर डिस्टेंस करके भी था, नहीं सॉरी एंगल था, ठीक है, उसमें यूनिट थी वहाँ पे रेडियन और स्ट्रेडियन। तो वहाँ पे आपका बताना था है कि जहाँ भी आपका एंगल आता है तो वहाँ पर आपकी यूनिट क्या आ जाती है, रेडियन। तो एंगुलर यूज हो गया तो आपकी यूनिट क्या हो गई, रेडियन। डिस्टेंस की सिर्फ यूनिट हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, रेडियन। डिस्टेंस को हम मीटर या किलोमीटर में नहीं लिखते हैं, किस में लिखते हैं, रेडियन में। तो सिमिलरली मीटर पर सेकंड की जगह हम क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकंड। पता है यूनिट ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, सपोज आपको एक क्वेश्चन आया, सिंपल सिंपल सी वैल्यूज हैं, 2-3 वैल्यूज दे रखी हैं, आपको नहीं पता उसका फॉर्मूला क्या है, आपने चेक करे ऑप्शंस, ऑप्शंस में ना अगर यूनिट दे रखी है तो यूनिट चेक कर लो। और जैसे ही यूनिट रखी हुई है ना, सपोज अगर मैंने आपको दिया होता, ये नोट कर लिया, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसे नोट कर लो सर्कल में। यहाँ से जो कैलकुलेट करोगे वो यहाँ लिख देना, ओके। मैं बता रही थी आपको एक ट्रिक एग्जाम में ना, सपोज अब ये मैंने दे रखा है आपको, ट्रक है, वो 2 किलोमीटर की स्पीड से आपका चल रहा है, और सॉरी 2 किलोमीटर की स्पीड से नहीं, वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है उसको, और उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको कवर करने 200 किलोमीटर। एक ट्रक है, उसे 200 किलोमीटर कवर करने हैं और वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसे कितना टाइम लगेगा। आज के ऑप्शन क्या क्या है, 2 घंटा, 20 घंटा, 200 घंटे, 0.2 घंटे, ठीक है, बताइए। अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई कि अगर आपको सपोज फॉर्मूला नहीं पता है, अगर अब मुझे फॉर्मूला इसका डायरेक्टली पता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड में रख दूंगी, लेकिन अभी हमें फॉर्मूला इसका नहीं पता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना है, आवर लाना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये दोनों वैल्यूज दी हैं, इनकी क्या हो गई यूनिट, किलोमीटर, और दूसरे की क्या हो गई, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये देखो, इन दोनों यूनिट्स का यूज करके आप किसी भी तरह से आवर ला सकते हो। थोड़ा कडम तकड़म अपना दिमाग लगा के देखो। सपोज अगर मैंने ये लिखती किलोमीटर, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती इनटू किलोमीटर, आपको पता है आपके 4 एल्जेब्रिक फंक्शन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, चारों लगा के देख लो, इन चारों में से कुछ ना कुछ फिट हो जाएगा। अगर ये भी नहीं फिट होता है तो फिर दिमाग मत लगाना ज्यादा, क्योंकि फिर उसमें कुछ और चक्कर होता है, कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट का चक्कर पड़ता है, फिर छोड़ देना। लेकिन अगर ऐसे सिंपल सा हो रहा हो ना तो इसको लगा के देख लेना। सपोज मैंने पहले मल्टीप्लाई लगाया, मैंने लिखा किलोमीटर पर स्क्वायर बाय आवर, ये यूनिट है हमारी, नहीं है तो नहीं चल सकता। अब मैं इसको एक बार डिवाइड भी करके देख लेती हूँ, किलोमीटर अपॉन में किलोमीटर पर आवर, डिवाइड कर दिया, आवर नीचे चला गया, अरे आवर आ गया, यूनिट मैच कर गई। ये मैंने अब कैसे बनाई थी यूनिट, ऊपर क्या लिखा मैंने, डिस्टेंस, नीचे क्या लिखा, स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब मैं रख के देख लूंगी, डिस्टेंस बाय स्पीड कितना आ जाएगा, 20, ये आ गया। तो ये आप ना यूनिट का यूज करके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, कई बार ये फिजिक्स के क्वेश्चंस में हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपको यूनिट पे खास ध्यान देती हूँ कि आपको यूनिट्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि यूनिट का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है और एक सिंपल क्वेश्चन है तो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अपने फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका फ्रीक्वेंसी, फोर्थ, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। क्या होती है फ्रीक्वेंसी आपकी, ओमेगा एन अपॉन में 2 पाई, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का ऑफ nth ऑर्बिट का। ये इसका पुट करना, डिवाइड बाय 2 पाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा इसका भी, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं, एक और बता देती हूँ टाइम पीरियड का, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। टाइम पीरियड क्या होता है, Tn बाय 1 बाय फ्रीक्वेंसी। पता है आपको टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, 6th 8th 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है,
तो क्या बन जाएगा 2π/ω_n। ठीक है, अब एक चलते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए और मैंने कहा था इनके सॉल्यूशंस जो है वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे, लेकिन शायद वो कमेंट बॉक्स वर्क नहीं कर रहा था। ओके ठीक है, तो वो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस दिए थे ना, 4 क्वेश्चंस दिए थे सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और 2 क्वेश्चन और थे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के, वो आप या तो इस वीडियो के कमेंट में पोस्ट कर देना या तो टेलीग्राम चैनल पे जा, जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है डिस्कशन के लिए, या तो वहां जाके पोस्ट कर देना। आज मैं आंसर इसलिए नहीं बता रही हूँ उन क्वेश्चंस के क्योंकि इससे पहले आपके पास कोई सोर्स नहीं था उन क्वेश्चंस को पोस्ट करने का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, 6th और बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है ये इंपॉर्टेंट? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो आपकी कोई भी चीज़ होती है उसकी एनर्जी, उसके अंदर कौन सी 2 एनर्जीज होती हैं जो मोस्टली हर चीज़ के अंदर आके मौजूद होती हैं? मतलब ये एनर्जी तो कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर होती ही है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? देखिए, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसके पास है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई हाइट पे कहीं पे भी अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, अगर वो मूव करने लगती है तो उसके पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब सपोज वो यहाँ पर है कहीं, यहाँ से हमने ऊपर से छोड़ी, यहाँ कहीं बीच में है, ये है आपका एक पूरी हाइट, एक बॉल आपने यहाँ से छोड़ी और वो यहाँ कहीं बीच में है, यहाँ बीच में, तो अभी इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है। जब मैक्सिमम हाइट पर है और रुकी हुई है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब नीचे आ गई एक वेलोसिटी इसके पास आ गई तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो आपके इलेक्ट्रॉन के पास भी 2 एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर रुका हुआ है वो तो पोटेंशियल एनर्जी, मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में दोनों ही एनर्जी का कुछ कुछ पार्ट होता है। अब काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसका एक फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे, 12mv²। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको रट लेना, बहुत यूज होता है। और साथ में काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के बेसिस पे बताइए? देखिए क्या होता है, ये आपका है इलेक्ट्रॉन, ये है एक ऑर्बिट। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन के बीच की में हो गया कुछ फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब क्या होगा कि कुछ एनर्जी तो होगी जो इस इलेक्ट्रॉन के पास होगी, वो होगी इसके मूव करने की वजह से, जो आ गई काइनेटिक एनर्जी। और कुछ एनर्जी होगी इसके पास जो इसको न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इसको अपनी तरफ। ये जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसको अट्रैक्ट करने के लिए जो एनर्जी लग रही है बीच में, थोड़ी ये एनर्जी होगी। और ये होगी कि स्टैटिक फॉर्म में, क्योंकि न्यूक्लियस तो नहीं हिल रहा, और ये एनर्जी भी इसकी जो है वो ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे से घूमती रहेगी। ठीक है, लेकिन रहेगी इन दोनों के बीच में। तो ये वाली कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब सिंस आपको पता है जब 2 चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर क्या साइन आता है? माइनस का साइन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे? KZE² अपॉन में RN। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? देखिए ये फॉर्मूला आया ऐसे, बताती हूँ आपको। एक काम कीजिए, आप याद रखने के लिए ना, बल्कि ऐसे याद रखिए, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये कूलम्स एनर्जी है। देखिए जब आपने 12th क्लास में अपना चैप्टर पढ़ा होगा, जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें जब आपसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है, कूलम्स फोर्स पढ़ते हैं हम सबसे पहले उस चैप्टर में, जो हमें पता होता है F(q1q2/r²) होता है, जो हमने इससे पहले यूज भी किया था अपने प्रीवियस लेक्चर जो किया था उसमें।
अब जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन में R, ये होती है। ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास की, जो आपका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, उसमें पढ़ी होगी आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को याद कर लेना इस फॉर्मूले को, फोर्स का भी और एनर्जी का भी। अब देखिए यहाँ पर जो चार्ज फर्स्ट है वो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ई। फिर जो चार्ज सेकंड है वो किसका चार्ज है, न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस का चार्ज मैंने आपको बताया था, इसको हम लिखते हैं जेड। ठीक है, तो जब आप इसको लिखेंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा आपका, के ई इंटू जेड ई अपॉन में आर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो यही मैंने आपके यहाँ लिख दी। अब आपका nth ऑर्बिट है तो आप यहाँ पर आर एन लगा दो। अब सिंस इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो क्या साइन आता है, माइनस का। ये भी 11th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है, बट नो नीड टू गो देयर। वही मैंने आपको बताया कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने का रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिलेक्टेड टॉपिक और सिलेक्टेड फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। जैसे अब आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9th ऑर्बिट निकालना है तो आपको उस चैप्टर में से इस एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। इससे प्रीवियस जब मैंने आपको पढ़ाया था रेडियस वाला जो निकाला था, जहाँ पे सॉरी वेलोसिटी निकाला था, बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ाया था, तब वहाँ पे आपको सिर्फ एक इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो आपको उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ने की नीड नहीं है। डोंट वरी, मैं आपको करा दूंगी सब। ठीक है, अब आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -1/2 mv²। ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। इसको सॉल्व करिए, के की वैल्यू पुट कीजिए, ई की जो फिक्स वैल्यूज हैं इसको सॉल्व करिए, और जब पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा फाइनल आंसर -1/2 के। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो है ना आपका mv², यहाँ पर ये जो v² दे रखा है, आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले निकाला था, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला आपने पहले निकाला था vn² का। अब वो यहाँ पुट करना, उसको पूरे को सॉल्व करना, तो लास्ट में फिर आपका ये कट जाएगा एक दूसरे से, और कटने के बाद जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। अब देखिए मैं आपको पूरा डेरिवेशन तो करके दिखा सकती हूँ, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है आपके एग्जाम के लिए। सिर्फ मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया कि ये कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अब बीच का कैलकुलेशन आप चाहें तो खुद कर लेना, चाहें तो याद कर लेना इसको, वैसे तो याद ही करना पड़ेगा आपको। ये -13.6 इंटू Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर कोई मुझसे पूछे कोई एक फॉर्मूला इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस चैप्टर पे जो बेस्ड है, वो आपका ये वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये इस चैप्टर का। अदरवाइज ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होता है। और एक जो इसके अलावा मैंने आपको एनर्जी का बताया था, hc/λ और hν, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी बहुत यूज होता है। और लेकिन अगर हम स्पेसिफिक एटॉमिक वाले चैप्टर की बात करें तो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे तो बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, देखिए तो आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट nth ऑर्बिट क्या है आपकी -13.6 इंटू Z² बाय n², और यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू निकाला था ना, तो पोटेंशियल इज लाइक वोल्ट, तो आपका आना ही आना है, एंड काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। ठीक है, अब सिंस मैंने आपको बताया कि आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं हाइड्रोजन एटम पे बेस्ड, हाइड्रोजन एटम वाले ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द, मतलब मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा जो हाइड्रोजन या हीलियम से बाहर गया हो। बस मेनली हाइड्रोजन पर रहता है ज़्यादा। एग्जामिनर ज़्यादा ही कुछ निकला अजीब, ज़्यादा गुस्से में आया होगा लड़ लड़ा के घर से अगर, तो वो हीलियम पे दे सकता है बस। अदरवाइज सिर्फ हाइड्रोजन पे क्वेश्चन मैंने देखा है अभी तक आपका। तो आपका क्वेश्चन आता है ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम पे बेस्ड। तो इसके ना कुछ 2-4 आप एग्जाम्पल कर लीजिए। मतलब 1-2 है इक्वेशंस, ऐसा क्वेश्चन आपका आता है क्या,
energies at different level for हाइड्रोजन एटम। बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, उसमें आपको एन की जगह एन पुट करना है। जेड आपको पता है एटॉमिक नंबर के लिए यूज होता है। अगर हीलियम दे दिया तो वहाँ 2 पुट कर देना, ऑक्सीजन दे दिया तो 8 पुट कर देना, कैल्शियम दे दिया तो 20 पुट कर देना, हाइड्रोजन दिया तो आप 1 पुट करेंगे। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको पता ही होगा, आता ही होगा। एनर्जी का हमने फॉर्मूला देख लिया, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो गया आपका ऑर्बिट का लेवल, जो भी आपका ऑर्बिट का लेवल है। अब सपोज आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ऑर्बिट इन 5th ऑर्बिट। सिंपल सा इस फॉर्मूले को पुट कर दो, ऐसे बताओ। फॉर्मूला नहीं पता होता तो कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व, नहीं कर सकते थे। फॉर्मूला पता है, बस डायरेक्टली पुट करो। 5 का स्क्वायर -13.6/25 आ गया। अगर आपको सपोज वो दे देता है कुछ डायरेक्ट दे देता है तो सही है, अगर नहीं देता है तो आपको एक कट करना पड़ेगा। कट करके ये आएगा आपका 5 पॉइंट, आगे कुछ समथिंग आ जाएगा, कितना बचेगा 10, 5.4 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। 5.4 या 5.5 के अराउंड आएगा ये माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, सिंपल सा हो गया। तो ये आप 2-3 वैल्यूज ना इसकी याद कर लीजिए। अगर आपको n इक्वल्स टू, मैंने एक एग्जाम देखा था उसमें ना सेकेंड ऑर्बिट का पूछा हुआ था, तो इसीलिए मैं आपको 2 बता देती हूँ। एनर्जी 1 का तो आपको पता ही है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर लिख दिया हाइड्रोजन एटम है तो ये भी 1, ये भी 1, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। सेकंड के लिए -13.6 जेड स्क्वायर आपको पता है 1 ही रहेगा, एन स्क्वायर की जगह आप 2 पुट कर सकते हो, 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर इसको आप जनरलाइज करना चाहते हो और ज़्यादा आप याद करने के लिए जनरलाइज करके लिखना चाहते हो तो सिंपल सी ये आपकी एनर्जी की वैल्यूज हो गई, और यहाँ पे साथ में जेड स्क्वायर भी रहने दो। अगर आपको हाइड्रोजन दिया है तो इसको 1 रख दो, अगर हीलियम दिया है तो 2 रख दो, या जो भी दिया है उसका एटॉमिक नंबर यहाँ रख दो। अगर आप इसको और जनरलाइज करके वैल्यूज का चार्ट अपने पास रखना चाहते हैं तो बना के रख सकते हैं। शुरू की 4 या मैक्सिमम 5 वैल्यूज का बना के रख लीजिए, वैसे तो 2 या 3 का भी बहुत है। एक जनरलाइज, और आपका जो भी आइटम दिया हो उसकी जगह जेड की वैल्यू पुट करी और सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, जिसमें आपका आएगा रेडबर्ग कांस्टेंट, आपका प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, रेडबर्ग कांस्टेंट, और आपका जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं हाइड्रोजन वाली, लेमन सीरीज, पास्चन सीरीज, बार्मर सीरीज, वो वाले टॉपिक्स आएंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इकट्ठा करवा दूंगी ये वाले। और आज की वीडियो से मैं आपको होमवर्क क्या दूं? अच्छा, होमवर्क तो बाद में देती हूँ, पहले आपको ना एक क्वेश्चन, एक चीज़ बता देती हूँ। चलिए छोड़िए, कल जब पढ़ाऊंगी ना मैं आपको एनर्जी लेवल्स और वो बार्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, तभी पढ़ाऊंगी। ये रुकिए, अच्छा देखिए देखिए, बचा है टाइम ना, टाइम इसमें बता देती हूँ। देखिए सपोज ये आपका एक ऑर्बिट है, हो गया सेंटर, ये एक और ऑर्बिट है, ठीक है। अब अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत एक जनरलाइज सी बात है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है और वो यहाँ से यहाँ जंप करता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करता है जब भी वो जंप करेगा, और किस फॉर्म में करेगा रिलीज? फोटोन की फॉर्म में रिलीज करेगा। फोटोन क्या होते हैं?
लाइट पैकेट्स, ये मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। अगर नहीं याद है तो प्लीज़ दोबारा से देखिए उस लेक्चर को। आपका इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहा है तो ये सपोज आपकी एनर्जी रिलीज कर रहा है एक्स, ठीक है। और ऑर्बिट बनाती हूँ, दिन में ना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अब और अगर यहाँ से कोई यहाँ पे जंप करेगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज होगी, किस फॉर्म में होगी? फोटोन की फॉर्म में ही होगी। कितनी होगी? सपोज यहाँ पे वाई। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो एक्स है और ये वाई है, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये आपस में इक्वल है या एक्स ज़्यादा है वाई से या वाई ज़्यादा है एक्स से? ये है आपका क्वेश्चन, आज का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। क्या होमवर्क क्वेश्चन है? ये आपका न्यूक्लियस है, इसके आसपास ये बहुत सारे आपके ऑर्बिट्स हैं। जितनी एनर्जी इस ऑर्बिट को यहाँ पर आने में लग रही है और जो एनर्जी इस ऑर्बिट को यहाँ पे आने में लग रही है, ये दोनों एनर्जीज जो रिलीज हो रही हैं ये इक्वल है या अगर ज़्यादा है तो कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है? इसके बाद एक इसका प्लस क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर कोई ऑर्बिट, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा जंप कर जाए यहाँ पे, तो ये भी कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये भी एनर्जी रिलीज करेगा। सपोज ये रिलीज कर रहा है आपकी एनर्जी जेड। तो अब आप मुझे बताइए ये तीनों एनर्जीज आपस में इक्वल है? एक्स बड़ा है वाई बड़ा है या जेड बड़ा है एक्स और वाई से? क्या मतलब क्या इसका नंबरिंग रहने वाला है, आप मुझे बताइए, ठीक है। ये है आपका होमवर्क और इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट्स में। अगर कमेंट में नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में इसका आंसर चाहिए मुझे, और प्रीवियस वीडियो के जो क्वेश्चंस पूछे उनके भी आंसर्स दीजिए, ठीक है। और आंसर्स मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ अच्छा जानने को मिला, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसका रीच बढ़ाइए। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बोलनी थी आप लोग को, क्या ये जो मैं आपको फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ ना, इसको प्रॉपर इनके नोट्स बना लीजिएगा, एक एक अलग अलग फॉर्मूला डाल के। लास्ट में जाके ना इन फॉर्मूलाज को एक कंबाइन करके एक शीट में ले लेना, वो शीट ही एनफ होगी सिर्फ आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि पूरी कॉपी रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। सिर्फ फॉर्मूला देख के आपको पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी पूरी याद आ जाएगी। तो लेकिन नोट्स प्रॉपर बनाना, ठीक है। अगर सिर्फ, क्योंकि ये आपका वो नहीं है, एसएसटी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, एसएससी की ये आपकी कोई एसएससी कोचिंग की क्लास नहीं चल रही है, एसएससी की क्लास नहीं है ये। हिस्ट्री ज्योग्राफी या पोल साइंस है, आपने रट लिया हो गया। ये फिजिक्स एंड मैथ्स है भैया, जब तक लिखोगे नहीं, पेन पेपर का जब तक यूज नहीं करोगे, फिजिक्स और मैथ्स नहीं आ सकता, किसी कीमत पे नहीं आ सकता, ये रटने वाली चीज ही नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए इसके, ओके। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और हाँ, मुझे एक चीज़ आप लोगों से पूछनी थी कि रेलवेज ने थोड़े टाइम पहले वैकेंसीज निकाली थी, आप लोगों ने में से अगर किसी ने भरी हो तो, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। अगर इसका एग्जाम है शायद 13 दिन में, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहा है या फॉर्म है उसका, तो प्लीज़ मुझे बताना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कुछ एक दो शॉर्ट वीडियोस आपके लिए डाल दूंगी, अगर आप में से कोई प्रिपेयर कर रहा है तो। अगर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। ओके, चलिए, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और थैंक यू सो मच।